या सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सिद्धार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोग केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स भी कंप्लीट कर लिया और मैथमेटिक्स भी कंप्लीट किया है। मोर देन सफिशियंट है जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज जो हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री में कितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती है केमिस्ट्री में, वो सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन क्या कर लेंगे बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कि एक्चुअली केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या क्या पड़ता है। तो मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मतलब कि स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो लास्ट में पढ़ने से एक खट्टे समझ में नहीं आती, बट कुछ ऐसे तरीके से अगर पढ़ाया जाए कि जब आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तो आप लोगों को याद रहेगा एग्जाम में। ठीक है, केमिस्ट्री क्लासेस चल रही है ऑफलाइन सेंटर्स में, साथ ही साथ में मैं वन शॉट लेकर के आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, एक्चुअली सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें बेटा पदार्थ की अवस्थाएं। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं, इसी की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। तो उसकी अवस्था में जो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले इस तरीके से, सबसे पहला बेटा ठोस। पहला क्या है? ठोस। ठोस क्या होता है? पदार्थ की इस अवस्था में जो अणु है पास पास स्थित होते हैं। कल फिजिक्स में बताया था कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें ठोस को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है तो मान लो यहाँ पर जितने भी अणु हैं ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे के पास पास में स्थित होंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं, है ना। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें जितने भी आपस में जो अणु होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं। पदार्थ की इस अवस्था में आकार व आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इसका जो भी आकार है आयतन में परिवर्तन नहीं होता। पदार्थ की इस अवस्था में घनत्व उच्च रहता है। ठोस की डेफिनेशन है कि ना तो आकार में परिवर्तन होता है, अणु पास पास होते हैं, और घनत्व क्या है? उच्च होता है। दूसरा बेटा इसमें आता है द्रव। दूसरा क्या है? द्रव। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आकार में परिवर्तन आता है लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब आकार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसका जो आयतन है उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हो सकता, इसलिए इसे कहते हैं द्रव, है ना। कि अब आकार में परिवर्तन मतलब क्या भाई? द्रव मतलब क्या? लिक्विड। कोई भी लिक्विड, जैसे पानी हो सकता है, तेल हो सकता है। अब भाई जिस शेप में इसको डालेंगे वो उसी शेप में वापस से उसी शेप में हो जाएगा, तो इसी के से द्रव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस क्या होता है? इस अवस्था में पदार्थ के आकार व आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। अगर बोले आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन हो रहा है इसे गैस कहते हैं। इसमें जो अणु होते हैं बेटा दूर दूर होते हैं, इसे वॉन्डर वाल्स बंद कार्य करता है। इसमें जो बंद है, इसमें जो बॉन्ड काम करता है वो वॉन्डर वाल्स बल कार्य करता है ना। गैस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर मान लो शेप में देखें, एक अणु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरीके से सारे अणु एक दूसरे से क्या है? दूर दूर स्थित है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैस। ठीक है। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है केमिस्ट्री में। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है, जिसमें चौथी अवस्था होती है बेटा प्लाज्मा। देखते हैं प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है, देखते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रुक ने की थी सबसे पहले। आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा की जो खोज है वो किया किसने था। पहले हम लोग बचपन से लेकर अभी तक क्या पढ़ रहे थे? केवल तीन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे पदार्थ की, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अभी जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं, जब हमको इन अवस्थाओं के बारे में डीप में पढ़ना होता है, जैसे एक अवस्था होती है मतलब प्लाज्मा। प्लाज्मा ऐसी अवस्था है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रुक ने की थी सबसे पहले। जब किसी गैस को उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो गैसीय अणु आयनीकृत होकर चमक उत्पन्न करते हैं। जो भी गैस के अणु होते हैं वो आयनीकृत होते हैं और फिर चमक उत्पन्न करते हैं तथा विद्युत ऊष्मा का चालन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार बनी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। क्या बोला इसने? कि उच्च तापक्रम पर जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गैस के अणु आयनीकृत हो गए, उसमें जो है आयन आ जाते हैं। आयन मतलब एक पॉजिटिव आयन, धन आयन, ऋण आयन आ जाते हैं, और वो आयनीकृत होकर क्या करते हैं? विद्युत ऊष्मा का चालन करना चालू कर देते हैं, यानी विद्युत का निर्माण करना चालू कर देते हैं। तो ऐसी जो चीज बनती है उसी को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक प्लाज्मा अवस्था जो है, जो एनर्जी देता है वो बेटा सूर्य और तारा। सूर्य और तारे के हेल्प से भी हम लोग जो है उसमें में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दूसरी क्या है? कृत्रिम प्लाज्मा का है फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब और प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी जो होती है हमारी, वो है उदाहरण। अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी से कहते हैं। पदार्थ की इस अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। आपको ये याद रखना है ना। अगली जो अवस्था है, पांच अवस्था होती है पदार्थ की। अगर चौथी अवस्था क्या थी? प्लाज्मा। पांचवी क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी कहते हैं इसको, ना। पदार्थ की अवस्था की खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। इसके अंतर्गत जब गैस उच्च तापक्रम पर गर्म की जाती है तो गैस के अणु ऊपर की ओर उठने लगते हैं।
यदि उन अणुओं को परम शून्य ताप, मतलब परम शून्य ताप क्या होता है, -270 डिग्री। कभी भी अगर आपको पूछा कि परम शून्य ताप क्या होता है, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है बेटा, परम शून्य ताप वाली प्लेट पर टकराया जाता है तो गैसीय अणु द्रव का रूपांतरण करते हैं, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है ना। प्लेट पर टकरा रहे हैं और गैसीय अणु द्रव का रूपांतरण कर रहे हैं, जो भी गैसीय अणु होते हैं वो द्रव का रूपांतरण करते हैं, साथ ही साथ तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आएगी। उसके बाद आता है देखिए परम शून्य ताप, मतलब बीईसी जो है परम शून्य ताप पर करने पर मिलता है हम लोग को। गैस को परम शून्य ताप पर गर्म करने पर बीईसी मिलता है। गैस को आवेशित करने पर, गर्म करने पर जब वो आवेशित हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लाज्मा बनाते हैं। और ठोस जो है, ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, गैस से दोनों चीजें बनती है। अगर आवेशित हो रहे हैं तो प्लाज्मा में जाएगा, अगर परम शून्य ताप पर गर्म कर रहे हैं और परम शून्य ताप पर गर्म करने पर जो प्रकृति आती है तो वो काय में आ जाती है, हमारी बीईसी में आ जाती है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक आपने पूरी पांचों अवस्थाओं को देखा। अगला देखते हैं। अब बात करेंगे बेटा विलयन की। विलयन एक्चुअली होता क्या है, विलयन जो है, विलयन सदैव समांगी मिश्रण होता है। मतलब एक समांगी मिश्रण होता है, समान उसमें क्वांटिटी में भरी जाती जो भी चीजें, अगर दो चीज का विलयन होता है ना, मिक्सचर होता है एक प्रकार का, तो समांगी मिश्रण होता है। विलयन विलय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। विलयन में विलय और विलायक दोनों होता है। किसी विलयन में विलय घुलने वाला कम मात्रा तथा विलायक घुलने वाला अधिक मात्रा में होता है। अगर भाई घुलने वाले की बात करें तो विलय जो कम मात्रा में होता है, किसी भी विलयन में जो विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। विलय और विलायक में अंतर जो है ना, किसी भी विलयन की बात करें, विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, विलयन का उदाहरण जैसे नींबू पानी हो गया, नींबू का रस हो गया, पानी मिला। अब विलयन, और जैसे नींबू पानी की बात करें, नींबू पानी में जो नींबू का रस है हम लोग कुछ अमाउंट में ही डालते हैं तो उसे विलय कहते हैं। विलायक क्या हो जाएगा बेटा, उसमें पानी हो जाएगा, तो पानी ज्यादा अमाउंट में डाला जाता है, तो इसलिए उसको विलयन और विलायक में ये अंतर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कोलाइड्स। एक्चुअली कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण है, यानी जरूरी नहीं है कि इसमें समान मात्रा में ही मिलाया जाए विलयन और विलायक, विलायक और विलय जो समान मात्रा में नहीं मिलाया जाता। कोलाइड में एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड में विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है ना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग देखते हैं। कोलाइड में विलय को परीक्षित अवस्था और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है ना। परिचित अवस्था कहा जाता है विलय को, और विलायक को परिक्षेपण अवस्था कहा जाता है। कोलाइड में विलय और विलायक के कणों को पृथक नहीं किया जाता। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सेल, जेल, पायस, एयरोसेल, हाइड्रोसेल, ये सारी क्या है, ये कोलाइड्स के उदाहरण है। चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बात करें कोलाइड के बाद में सोल की। सोल क्या होता है, ठोस में द्रव का मिश्रण। अगर मान लो ठोस में किसी भी द्रव को मिला देते हैं तो ठोस में द्रव का मिश्रण क्या होता है, सोल होता है। कीचड़, पनीर, मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये सारे क्या उदाहरण क्या है कि सोल के डायरेक्ट पूछा जाता है। फिर आता है बेटा जेल। जेल क्या है, द्रव में ठोस का मिश्रण, जैसे सेविंग क्रीम, पेस्ट जेल, सौंदर्य क्रीम, ये सारे क्या है, जेल है। जेल क्या होता है, द्रव में ठोस को मिला देते हैं, द्रव होता है उसमें हम लोग ठोस को मिला देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ठोस में जब द्रव को मिलाते हैं तो ये चीजें बन जाती है। ठीक है, अगला बेटा पायस। पायस क्या होता है, द्रव का द्रव में मिश्रण। मान लो द्रव में हम द्रव मिला रहे हैं तो पायस होता है। जैसे तेल में द्रव का पायस, कुमलसन है ना, इमल्सन पेंट जो होता है, कृत्रिम पायस होता है। द्रव में तेल का पायस, इमल्सन। जैसे दूध हो गया, प्राकृतिक पायस होता है। अगर कृत्रिम रूप से बना रहे हैं तो पेंट हो गया, प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ होता है वो क्या होता है, हमारा दूध होता है। फिर होता है हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल हवा में द्रव का मिश्रण, अगर हवा में द्रव का मिश्रण है तो उसे हाइड्रोसोल कहा जाता है। जैसे कोहरा, धुंध, आर्द्रता है ना, नमी, आर्द्रता मतलब नमी, कोहरा हो गया, कोहरा भी क्या है, हवा में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, द्रव का मिश्रण मिला देते, कोहरा कहते हैं। अगला आता है बेटा एरोसोल। एरोसोल क्या है, हवा में ठोस का मिश्रण, जो है धुआं, आंधी, टिंडल प्रभाव, ये सारी क्या है, एरोसोल का उदाहरण है। तो ये वन बाय वन चीजें चलते जाती है ना, वन बाय वन चीजें इस फॉर्म में चलते जाती है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग बस आपको एग्जाम्पल से याद रखना था, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते कि भाई ये एग्जाम्पल है या नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, अगला देखते हैं निलंबन। इसी में अगला आता है आपका निलंबन। कोलाइड्स के बाद में जो अगला है वो निलंबन। निलंबन एक्चुअली होता क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण है ना, विस्मांगी मतलब विस्मांगी। निलंबन में विलय के कणों को नग्न आंखों से देखा जाता है ना। निलंबन में विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है, पृथक भी कर सकते हैं। निलंबन को कुछ समय तक छोड़ने पर
विलय के कण पात्र के पेंदे तल में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। ओके, निलंबन का उदाहरण जैसे पानी में मृदा कंकड़, दवाइयों के सिरप में लवण, ये सारे क्या है, निलंबन के उदाहरण। क्लियर है। ओके, अब आगे आगे देखें तो भौतिक के मतलब क्या है, पदार्थ के भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। निलंबन क्या है, विस्मांगी मिश्रण। अब ये वन बाय वन चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। और जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के लिए केवल भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकृति और आकार में परिवर्तन हो, रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, जैसे रंग, आकृति और आकार, क्या रंग, आकृति और आकार में परिवर्तन नहीं होता, और आकार में परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, मतलब ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो कागज का फटना, लकड़ी का कटना, धातु से चद्दर का निर्माण होना, धातु से तार का निर्माण करना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, पानी में चीनी नमक का घोल, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होना, ये सारे क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। जैसे क्या क्या बोले उसमें, कागज का फटना भी एक भौतिक परिवर्तन, मतलब उसके शेप में चेंजेस ला रहे हैं हम लोग, मतलब उसके शेप में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई हो रहा है, उसके रासायनिक प्रभाव तो कोई नहीं पड़ रहा है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। लकड़ी का कटना भी हो गया, धातु से चद्दर का निर्माण हो गया, ये सारे क्या भौतिक परिवर्तन। आगे बात करें तो एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आपका आगे क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ऐसी परिवर्तन जिनमें अब भाई इसमें केमिकली जितने भी इसमें चीजें होगी उनमें परिवर्तन होगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कि भाई एक बार रासायनिक परिवर्तन हुआ तो हम दोबारा उसको दूसरे शेप में नहीं ला सकते, लेकिन भौतिक में ला सकते हैं। भौतिक उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन जो रासायनिक अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्लियर है। उदाहरण की बात करें तो कागज का जलना, भाई कागज जल जाएगा तो हम जले हुए कागज को दोबारा कागज नहीं बना सकते। मोमबत्ती का जलना भी ये रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही में बदलना, दूध से क्रीम मक्खन बनना, है ना। तो भाई ये चीजें जब हो जाती, घट जाती, तो हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते ना, ये चीज है इसमें। ये सारे एग्जाम्पल है, रोटी का पकना, लोहे का जंग लगना, है ना, ये सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है बेटा अम्ल तथा क्षार। अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 0 से 6.9 तक होता है, ये मैंने क्लास में पूछा था। आहारनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्लियर है। वैसे पीएच मान से क्वेश्चन पूछता है 6 पॉइंट। लुइस के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ अम्लों की श्रेणी में आते हैं ना, जो भी प्रोटॉन दाता पदार्थ होते हैं वो अम्लों की श्रेणी में आते हैं। फिर ब्रॉस्टेड लोरी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और इसकी क्षमता रखते हैं उसे अम्ल कहलाते हैं, है ना, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बस आप लोगों के, ठीक है। जैसे अब उसमें जो नोट करके आप लोग लिखेगा, लिटमस पत्र जो है लाइकेन शैवाल प्लस कवक से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। ओके, अब आगे अगर बात करें तो बेटा अम्ल के प्रकार भी होते हैं। अब अम्ल के डिफरेंट टाइप के प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है प्रबल अम्ल। ऐसे पदार्थ या अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयन से विभक्त हो जाते हैं, प्रबल आयन कहलाते हैं। जैसे हम लोग किसी भी जल में डाल देते हैं तो जल में पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4, हाइड्रोलिक अम्ल हो गया HCl, नाइट्रेट अम्ल, जैसे ही जल में मिल जाते हैं तो चीजें पूरी खत्म हो जाती है, मतलब इनकी चीजें, है ना। एक अणु नाइट्रिक अम्ल और अणु हाइड्रोलिक अम्ल से मिलकर अम्लराज नामक यौगिक का निर्माण करते हैं ना। नाइट्रिक अम्ल और 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अगर मिला दिए तो अम्लराज बोलते हैं उसको, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लराज अलग होता है, अम्लों का राजा अलग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको अम्ल राज कहते हैं, अम्लों का राजा H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसे मानव शरीर से निर्मित अम्ल है, जो मानव शरीर में जो है निर्मित अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसी के बाद में दुर्बल अम्ल आते हैं, इसी के बाद में दुर्बल अम्ल। ऐसे पदार्थ या अम्ल जो पूर्णतः आयनों से विभक्त होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्लों का अंतर्गत सामान्यतः प्राकृतिक अम्लों को रखा गया है। जैसे मौलिक अम्ल है सेव, ऑक्सिक अम्ल टमाटर, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में होता है, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू संतरा में होता है ना, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं आपको। दुर्बल अम्ल होते हैं मतलब इजीली विभक्त नहीं होते। अगर बोला जाए तो बेंजोइक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, मैथेनोइक अम्ल हो गया। डंक बिच्छू मधुमक्खी में होता है ये मैथेनोइक अम्ल।
फिर ब्यूटायरिक अम्ल होता है बेटा, ये मक्खन, मक्खन में आपको कौन सा ब्यूटायरिक अम्ल मिल जाता है। एसिटिक अम्ल मिलता है सिरका में। ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता है आपको गन्ने में। ग्लूमेटिक अम्ल मिलता है गेहूं में। फास्फोरिक अम्ल मिलता है आपको कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जो फास्फोरिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए में मिलता है, ठीक है। उसी के बाद आता है आपका क्षार, उसी के बाद में आता है आपका क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं। क्षार का पीएच मान 7.1 से लेके 14 तक होता है। यानी पीएच मान से क्वेश्चन पूछते हैं कि पीएच मान, जैसे अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ से ये सारी चीजें आपकी बनती है। फिर आर्नियस ने भाई क्षार के लिए भी कुछ बोला। ऐसे पदार्थ तो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जलीय विलयन में OH, मतलब OH क्या होता है, एल्कोहली गुण। OH को क्या करते हैं, आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। लुईस के अनुसार प्रोटॉन ग्राही पदार्थों को क्षार की श्रेणी में रखते हैं। जो भी प्रोटॉन ग्राही पदार्थ होते हैं उसको क्षार की श्रेणी में रखते हैं। ब्रॉस्टेड लोरी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर देते हैं और इस त्याग करने की क्षमता रखते हैं। पहले मैंने क्या बोला था, अम्ल में ग्रहण करने की जो क्षमता रखते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। लेकिन इसके जो ब्रॉस्टेड लोरी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की अगर क्षमता रख रहे हैं तो उससे हम लोग क्षार कहेंगे। क्लियर है आपको? ओके बेटा। क्षार के प्रकार की बात करें तो ये भी प्रबल क्षार होता है और एक होता है अपना का दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH जो है ये प्रबल क्षार का उदाहरण है। दूसरा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास KOH, ये भी क्या है आपका प्रबल क्षार। इसी के बाद में अगर दुर्बल क्षार की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक दुर्बल क्षार है। फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgOH2, ये भी आपका दुर्बल क्षार है। इसी प्रकार से चीजें होती है। अगला आता है लवण। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं जो सामान्यतः उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। जो भी अम्ल और क्षार होते हैं, अब ये लवण क्या हो गया, आपस में क्रिया करने, मतलब अम्ल और क्षार का जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो सामान्यतः उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब उनका जो पीएच मान है, उदासीन प्रवृत्ति मतलब उसका जो पीएच मान हो जाता है 7 हो जाता है। जब 7 हो जाता है तो क्या बोला है यहाँ पर, सात होते हैं तथा दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण क्षार तथा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के से प्रबल अम्ल बनते हैं, ठीक है। तो ये लवण कहलाते हैं। पीएच मान अगर 7 हो रहा है तो पानी का पीएच मान हमेशा 7 होता है। जो पानी होता है, पानी का पीएच मान आपका कितना होता है, 7 होता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है पीएच पैमाना। पीएच पैमाने की खोज सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच पैमाना किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता का सूचक होता है। पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक पीएच मान अंकित किए जाते हैं, मतलब 0 से 14 तक। तो 0 से 7 कितना अम्ल का होता है, ये आपको मैंने अभी बताया था। इसी के बाद में 7 से 14 किसका होता है, क्षार का होता है। और जो 7 होता है वो उदासीन प्रकृति का। अगर मान लो 7 है तो उदासीन, और उदासीन किसका होता है बेटा, ये वाटर, इज द वाटर कंटेंट, वाटर का जो है ये उदासीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सबसे अधिक अम्लीय अगर बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे ज्यादा अगर अम्लीय प्रकृति होती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे ज्यादा क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। समुद्र के जल का पीएच मान होता है 8.3। शुद्ध जल पीने का पानी का पीएच मान होता है उदासीन। बताया ना मैंने अभी, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपको पता होना चाहिए। समुद्र का जल खारा होता है, खारा क्षारीय होता है, मतलब समुद्र के जल को आप पी नहीं सकते। नमक की मात्रा ज्यादा होती है ना, नमक की मात्रा ज्यादा है तो मतलब OH अणु क्या करने का, त्यागेगा, और OH अणु त्यागेगा तो वहां पर चीजें चेंजेस हो जाएगी। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है। मानव मूत्र मतलब, हाँ, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 6.6 याद रखना है। नींबू के रस का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है, 2.2, ये भी आपको याद रखना है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। उसके बाद में दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान होता है 6.5, और सिरका जो सिरका है, सिरके का पीएच मान होता है 2.4। तो इस तरीके से ये अलग अलग पीएच मान होते हैं सभी के। तो आपको ये पीएच मान मैंने पूरे लिखवा दिया था, ठीक है। यहाँ पर पूरे हमारे नोट्स में ऑफलाइन क्लासेस की बात ही अलग होती है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी इतनी बेस्ट होती है, हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को बहुत डीप में करवा देते हैं। तो ये सारी इनकी नोट्स होती है ना, पीएच मान वगैरह पूरा इसको डीप में डिस्कस करवाया जाए। फिर अगला आता है बेटा प्रमुख गैस हम उनके उपयोग, कौन कौन सी गैसेस होती है, उनके क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले अगर बात करें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो घरों में यूज करते हैं। इस गैस को घरेलू प्रयोग में लिया जाता है तथा LPG के रिसाव का पता लगाने हेतु इसमें एथिल क्रेप्टेन थायोएथेन मिलाया जाता है, जिसके कारण इसमें गंध आती है ना। क्या मिलाया जाता है, एथिल क्रेप्टेन तथा थायोएथेन मिलाया जाता है, कारण गंध आती है। LPG गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस होती है जिसका सूत्र क्या होता है ब्यूटेन का, CHH10, दिस इज द गैस ऑफ ब्यूटेन, मतलब प्रमुख मुख्य घटक है। उसके बाद आता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्या होती है CNG। CNG का यूज आजकल दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रहा है। कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस कहते हैं इसको, CNG को।
या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी एक सर्वोत्तम प्रकार का ईंधन है जो वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। सीएनजी का मुख्य घटक मैथेन है, मैथेन का घटक है CH4 का, है ना। सीएनजी का आते ही क्वेश्चन, सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है, सर्वोत्तम मतलब इसका यूज गाड़ियों में किया जाता है। अगली जो गैस है आपकी वो आ जाती है बेटा मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC। यह एक विषैली गैस है जो कीटनाशक औषधि के लिए प्रयोग की जाती है। इस गैस के आकस्मिक रिसाव में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई थी, है ना। जो ये आपकी जो गैस रिसाव हुई थी, कौन सी गैस थी? मैथिल आइसोसाइनेट। मैथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे क्या हुआ था भोपाल में गैस त्रासदी जो होती है, भोपाल के 3 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई थी, जिसमें हजारों लोगों की भी मृत्यु हो गई थी इस गैस के साथ। अगली गैस है मास्टर्ड गैस। यह विषैली गैस है जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में, अब हाँ देखिए रासायनिक हथियार के रूप में मास्टर्ड गैस का ही, भाई ऐसी ऐसी केसेस है आज के जमाने में भी, क्या रासायनिक तरीके से हम पूरे पृथ्वी को बर्बाद कर सकते हैं एक बार। तो ऐसी पहले की घटनाओं की वजह से ऐसी गैसेस के बनाया गया था, तो रासायनिक तरीके से इनका यूज किया जाता है। अगला है बेटा अश्रु गैस। जैसे जैसे इसका उपयोग जो है पुलिस द्वारा भीड़ को भगाने में किया जाता है, अश्रु गैस का। फिर आपकी आती कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर अहम भूमिका निभाती है ना। जो पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें मेन आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यूज से हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस गैस का उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। यह गैस हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य घटक है। जैसे अभी हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। क्या होता है, गर्मी बढ़ा रही है, गर्म कर दे रहा है पृथ्वी का तापमान, और जितना ज्यादा करेगा वो खतरनाक है हमारे लिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क वर्ग के नाम से जाना जाता है इसका ना। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा लाल कलर का हमारे घरों में अग्निशामक यंत्र होता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसकी हेल्प से हम लोग क्या आग को बुझाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द्रव नाइट्रोजन गैस। इस गैस का उपयोग डांसिंग फ्लोर पर धुएं के निर्माण के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा डांसिंग फ्लोर पे ऐसे सफेद सफेद आजकल शादियों में मैक्सिमम यूज होने वाला है, या फिर कभी हम लोग ऐसा आजकल मेले वगैरह में जाते हैं तो पान आते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अमाउंट में धुआं निकलता है, तो वो कौन सी गैस है? द्रव नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन है। जब हाइड्रोजन और द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग रॉकेट, मिसाइल और बड़े उद्योगों में भारी मशीनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आती है बेटा रेडियो सक्रियता। अगला कॉन्सेप्ट है आपका रेडियो सक्रियता। ये क्या होता है? तो रेडियो सक्रियता क्या होती है ये देखते हैं। गैसेस के बारे में देख लिया आपने, कौन कौन सी गैसेस होती है, क्या क्या उनका मुख्य कार्य होता है ना। वन बाय वन वो चीजें देखिए, नोट भी कर लेना आप लोग। इसी के बाद में रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पदार्थ के स्वतः ही विकसित होने की को हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। अगर मान लो कोई एक पदार्थ है वो स्वतः ही अपने मन से ही क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, अपने आप से टूट जा रहा है, और टूट करके कोई किसी और कण के साथ क्रिया करके वो दूसरा कोई अणु बना रहा है या कोई भी चीजें बना रहा है, परमाणु वगैरह, तो उससे रेडियो सक्रियता में। रेडियो सक्रिय तत्वों को 3 प्रकार की किरणों में निकलती, जिनको बैकुरल की किरणें कहते हैं। पहली अल्फा किरणें। अल्फा किरणें धनावेशित होती है, जो विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, अल्फा किरणें होती है। फिर बीटा किरणें होती है। बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है, जो विद्युत क्षेत्र के धन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होती है, ठीक है। अगली बेटा गामा किरणें। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जो उदासीन धन आवेशित अनावेशित होती है, मतलब उदासीन होती है। तो आपको पता चल गया होगा, अल्फा किरणें धनावेशित होती है और ये क्या होती है, ऋण की तरफ मुड़ती है। बीटा ऋणावेशित होती है, धन की तरफ मुड़ती है। गामा जो है चुंबकीय होती है, जो उदासीन होती है। इसका कोई मतलब, गामा किरणें विद्युत क्षेत्र के बिना विपेक्षित हुए सीधी ही निकल जाती। गामा किरणों का उपयोग कैंसर रोगों के लिए किया जाता है। मैंने कल फिजिक्स में भी यही चीज को रिपीट करवाया था, ये जो गामा किरणें होती है उनका यूज। उसके बाद में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। पहले और बताया था मैंने, नाभिकीय संलयन मतलब कि दो अणु आपस में मिलकर के किसी परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, संलयन कहलाता है। दो अणु मतलब एक बड़े अणु से दो अणुओं का निर्माण हो रहा है, टूट करके दो अणु के फॉर्म में निर्माण कर रहे हैं, मतलब अलग अलग होकर के टूट रहे हैं, वो क्या विखंडन हो जाता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है, तो भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक बोरियम और क्रिप्टॉन में विभक्त हो जाते हैं, तथा साथ में 2-3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। रेडियो सक्रिय जो किरणें हैं वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होते हैं नियंत्रित नाभिकीय संलयन, जिसमें परमाणु भट्टी कहा जाता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, जिसे परमाणु बम कहा जाता है ना। संलयन मतलब कि अणुओं का आपस में मिलना, अणु आपस में मिलते हैं तो परमाणु बनाते हैं, ठीक है।
परमाणु भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए निम्न पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है। नियंत्रक क्षण हो गया, मंदक हो गया, है ना। यह उत्सर्जित न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। जो भी न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित कर लेती है और फिर क्या करती है बेटा, उसको नियंत्रित करती है। छड़ों के रूप में बोरान कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंस। फिर मंदक, ये एग्जाम इससे आता है क्वेश्चन। ये उत्सर्जित विकिरणों की गति को मंद करके अभिक्रिया नियंत्रित करती है। मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो कि मंदक होते हैं ग्रेफाइट, मंदक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट और क्या है, भारी जल। फिर अगला है शीतलक, ये उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करके वाष्प में बदल देता है, इसे शीतलक कहते हैं। फिर भारी जल कार्बन डाइऑक्साइड व द्रव सोडियम को शीतलक के रूप में काम में लिया जाता है ना, ये चीजों के। उसके बाद में आता है नाभिकीय संलयन। दो नाभिक उच्च ताप पर स्थिति में आने पर संतुलित होता है, यही बताया मैंने आप सभी को, वही है, बस वो आपस में मिल जाते हैं। हाँ, अब देखिए तत्व और उनके अयस्क आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, तत्व और उनके अयस्क, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि पता होना चाहिए। देखते हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसके अयस्क हैं या नहीं है। क्वेश्चन 25 मार्क्स का। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कोरंडम, कायोलाइट और एल्यूमिना, ये क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क है। दूसरा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिप्सम है, फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार ये क्या है, इसका अयस्क है। ठीक है। तांबा, तांबा को Cu से दर्शाते हैं, इसका क्यूपोराइट, कॉपर पाइराइट और मेकेलाइट और कैल्कोसाइट, ये क्या है, इसके अयस्क हैं तांबा के। क्या क्या है, क्यूपोराइट, कॉपर पाइराइट, मेकेलाइट और कैल्कोसाइट, ये हैं। फिर अगला आता है लोहा। लोहा एफी, आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिटेराइट, आयरन पाइराइट्स, ये क्या है, लोहे के अयस्क हैं। अगला है बेटा सीसा, पीबी, गैलेना, एंग्लोसाइड, सेकेसाइड, सोरूसाइड, ये क्या है, इसके अयस्क। जिंक क्या है, जस्ता, जिंकाइट, कैलोसाइट, कैलोमीन, जिंक ब्लेड, ये सारे क्या है, इसके अयस्क हैं। अगला बेटा पारा। पारा क्या होता है, अपवाद होता है, इसको जो एक ही अयस्क होता है वो है सिनेबार, आपको याद रखना है। पारा को Hg से दर्शाते हैं, आवर्त सारणी का जो अपवाद है ये पारा होता है। अगला है आपका चांदी। चांदी को बोलते हैं Ag, है ना, Ag, अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर ग्लांस, ये क्या है, अयस्क है किसके, चांदी के। अगला आ जाता है सोडियम। सोडियम का Na से दर्शाते हैं, बोरेक्स, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, इसके अयस्क हैं। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, ट्रैक, टैल्क, एप्सम स्लाइट, ये सारे मैग्नीशियम के अयस्क हैं। अगला है पोटेशियम के, कार्नेलाइट, सिल्वाइन, सोरा, ये सारे पोटेशियम के अयस्क हैं। अगला है मैग्नीशियम, Mn, ब्रोमाइट, मैग्नाइट, हास्माइनाइट और पायरोलूसाइट, ये सारे मैग्नीज के अयस्क हैं। अगला है सोना। सोने को दर्शाते हैं Au से। सिल्वोनाइट्स, कैलोरोवाइट्स और पेट्साइट्स, ये क्या है, इसके अयस्क। तो अयस्क आपको अयस्क लिख लेना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में अयस्क आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आयरन का ज्यादा आता है, आयरन का बॉक्साइड होता है, ये ज्यादा आप लोग को पूछा जाता है। वैसे पता हो सभी के होना चाहिए, मैंने सारे 13 ब्रीफ कर दिया है पूरा, यहाँ पे 13 अयस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तत्व और उनके अयस्क की बात भी कर ली हमने। अब बात करते हैं बहुलक की। ऐसे बहुलक जिनको जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता, अजैव निम्नलिखित बहुलक, है ना। भाई बहुलक क्या होता है, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के बहुलक का निर्माण करते हैं और जिसे जो है नॉर्मली अपघटित नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये हो गए अजैव निम्नीकृत बहुलक। अजैव निम्नीकृत बहुलक में कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होते हैं। उदाहरण जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, बेकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सारे क्या है, बहुलक हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। इसमें जैसे सेल, अब अगला पढ़ेंगे सेल। आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। सेल को दो भागों में, जैसे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, मैंने कल भी बताया था, एक बार यूज कर रहे हैं। प्राथमिक सेल केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। प्राथमिक सेल को बार बार आवेशित नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल अधिकतम 1.5 वोल्ट का विभव तथा 0.25 एम्पियर की धारा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो वोल्टी सेल, लेक्लॉन्सी सेल, गैल्वेनिक सेल, शुष्क सेल आदि, ये सारे उदाहरण हैं प्राथमिक सेल के। प्राथमिक सेल का उपयोग रेडियो, घड़ी, रिमोट टार्च में किया जाता है। अगला आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। शुष्क सेल क्रिया विधि के दौरान अमोनिया गैस मुक्त होती तथा शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का विभव तथा 0.25 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। ठीक है। उसी के बाद में आता है द्वितीयक सेल। यह सेल पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। द्वितीयक सेल बार बार आवेशित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। द्वितीयक सेल को अधिकतम 2 वोल्ट विभव उत्पन्न कर सकते हैं द्वितीयक।
यदि द्वितीयक सेल पूर्ण आवेशित होता है तो इसका विभव 2.2 वोल्ट तक पहुंच जाता है, तथा यदि द्वितीयक सेल पूर्ण निरावेशित होता है तो इसका विभव 1.8 वोल्ट तक हो जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए सीचा संचायक सेल हो गया, निकल कैडमियम सेल हो गया, लिथियम आयन सेल हो गया, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है, किसके, द्वितीयक सेल के। अगला क्या है, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल में शुद्ध लेड पीबी धातु का ऋणाग्र और लेड ऑक्साइड PbO2 का धनाग्र बनाया जाता है। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसी के बाद में ये सारी चीजें आपको पता चल गया। सेल के बारे में भी आता है, क्लियर है। फिर पदार्थों के प्रमुख गुण जैसे तापमान हो गया, तापमान अब पता है आपको, केल्विन से नापते हैं, मैंने कल सारी चीजें बताया था। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसमें मापा जाता है ना, 100 भाग होते हैं। फिर है फारेनहाइट पैमाना, इस पैमाने में 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 फारेनहाइट तक का तापमान मापा जाता है ना। ये सारी फारेनहाइट पैमाना, ये सारी चीजें होती है। फिर ह्यूमर पैमाना होता है, अलग अलग प्रकार से पैमाने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तापमान को मापने के लिए देखिए, तापमान को 3 तरीके से, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तीनों से मापा जाता है। अब इसमें देखिए पैमाने दिए गए अलग अलग। अगर सेल्सियस में तो F-32 होगा, अब केल्विन में अगर चेंज करना है सेल्सियस को तो K-273 कर दो, R कर दो, ये सारी चीजें। अगला बेटा प्रत्यास्था। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वस्तु से बल हटाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसी वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। जैसे रबर, रबर को कितना भी खींच लो वो एक अवस्था में जाकर के अपनी उसी अवस्था में वापस। स्प्रिंग हो गई, स्प्रिंग को एक ऐसी अवस्था तक खींचा जाता है कि जैसे हम छोड़े तो उसी वापस उसी अवस्था में आ जाती है, तो ये प्रत्यास्था गुण कहलाता है। प्रत्यास्था जो है ये गुण है। सबसे अधिक प्रत्यास्था क्वार्ट्ज कांच सोडियम सिलिकेट में होता है, Na2SiO3, ये क्या होती है, प्रत्यास्था होती है। तो अगला है कोशिकत्व। वह नली जिसका व्यास अधिक लंबाई की तुलना में नगण्य होता है केशिक नली कहते हैं। यह केशिक नली कम दाब पर अत्यधिक ऊंचाई में पानी पहुंचाने से सक्षम होती है। इस गुण को ही कोशिकत्व कहा जाता है। कोशिकत्व के अगर उदाहरण देखें तो दीपक, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, है ना, स्याही सूखा द्वारा स्याही को सोख लेना, पेड़ पौधे में जल खनिज लवण परिवहन होना, अखबार के द्वारा पानी की सोखना, ये सारे क्या है, कोशिकत्व है। जैसे आपने देखा होगा चौक, चौक को क्या करते हैं हम लोग, पानी में बस खड़ा कर देते हैं, तो चौक क्या कर लेती है, पूरा पानी को अपने ऊपर तक सोख लेती है। ये भी कोशिकत्व का उदाहरण है ना, ये सारे चीजें। अगली आती है मतलब श्यांता। अगली क्या आती है, श्यांत। द्रवों की बहने की प्रवृत्ति अथवा गुण को श्यांता कहते हैं। जो भी द्रव होते हैं उनके बहने की प्रकृति गुणों को श्यांता कहते हैं। द्रवों की श्यांता का मापन पॉइज ने किया था। पॉइज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने द्रवों की श्यांता का मापन किया था। शहद की अपेक्षा पानी की तेजी से बहता है, जो शहद जो है पानी से, हाँ, शहद की अपेक्षा पानी तेजी से बहता है क्योंकि पानी में जो है श्यांता का गुण कम पाया जाता है। श्यांता जिसकी ज्यादा होगी मतलब गाढ़ा पदार्थ, उसकी बहने की क्षमता कम होगी, वही हमारी श्यांता कहलाती है। तो दाब, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। किसी बिंदुवत क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला देखें तो पास्कल का सिद्धांत अगर देखो तो पास्कल नामक वैज्ञानिक ने द्रव के दाब के बारे में समझाया था। इसके अनुसार जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव पर दाब लगाया जाता है तो द्रव के अणु द्वारा लगाए गए दाब को पात्र की दीवारों पर, हाँ, दीवारों पर मान रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, लिफ्ट, पंप, प्रेस आदि पास्कल के सिद्धांत पर क्या करते हैं ना। पास्कल ने कहा था कि द्रव पर जब बंद पात्र में उसे बल लगाया जाता है तो अणु के लगाए पात्र दीवारों पर ज्यादा मान, ज्यादा प्रेशर का वो होता है। पास्कल ने इसे कहा था। अगला बेटा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। गैसों के द्वारा लगाया जाता है वायुमंडल में, क्लियर है, मैंने इसको भी क्लियर करते हैं। वायुमंडलीय दाब एग्जाम्पल अच्छा है इसका, जैसे कि वायुमंडलीय दाब जो है इसकी बात करूं मैं, जस्ट सेकंड, ओके। वायुमंडलीय दाब जो है, अरे यार ये क्या दिखा रहा है इसमें, एनोटिंग एनेबल नाउ। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक टॉर होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर होता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने पर संभावना होती है, आने की संभावना होती है।
कल बताया था मैंने, बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना थी, ये कल मैंने पूरा क्लियर कर दिया। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण खाना देरी से पचता है क्योंकि क्वथनांक घट जाता है। फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकलना बंद हो जाती है ना। नाक से खून बहने लगता है। पहाड़ के पर्व फेंकने पर अधिक ऊंचाई पर जाता है ना। जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे पहाड़ में ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना, नाक से खून निकलने लगता है। तो क्या है, वायुमंडलीय में ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो ये मैंने कल बताया था। फिर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के क्या, कौन कौन से कारण है, जैसे पृष्ठ तनाव एक कारण हो जाते हैं। हाँ, खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक बिंदु का मान बढ़ जाता है। भूमिगत भागों में कान पर दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव, द्रव की न्यूनतम क्षेत्र धारण करने की प्रवृत्ति पृष्ठ तनाव कहलाती है। यदि किसी द्रव में अशुद्धि मिला दी जाए तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है, ठीक है। उत्प्लावकता, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा वस्तु पर एक बल आरोपित किया जाता है, उसे सतह की ओर धकेलने पर कार्य करता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। भाई बताया था मैंने, लिक्विड किसी पानी में हमने डुबाए, पानी क्या करता है, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। मतलब हम किसी भी वस्तु को नीचे की ओर कर रहे हैं तो वो ऊपर की ओर बल लगा रहा है, उत्प्लावन बल होता है। ये मैंने सारी चीजें उसमें क्लियर कर दिया था। ये देखिए, बात तो ये है कि ये दोनों में आर्किमिडीज का सिद्धांत भी मैंने करवा दिया है, बर्फ का पानी है ना, ये सारी चीजें आपको मैंने क्लियर करवा दिया था। अब बात करेंगे बेटा परमाणु। परमाणु क्या होता है, ऐसा सूक्ष्मतम अंश होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसी परमाणु का मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, है ना। परमाणु की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इसके क्या होते हैं, कण होते हैं। अब परमाणु में हम लोग पूरी चीजें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है बेटा इलेक्ट्रॉन। परमाणु की बात करें तो परमाणु में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज अगर की बात करें तो जे जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर परिधि पर स्थित होते हैं। कि मान लो एक ऐसी परिधि है, तो यहाँ पर माइनस अणु आपके सबसे बाहर की ओर स्थित होंगे, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो माइनस अणु है ये बाहर की ओर स्थित होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद में प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन नामक नाम रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। रदरफोर्ड ने बस इसको नाम दिया था, खोज किसी और ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर आवेश का मान प्लस होता है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है प्रोटॉन की अगर बात करें तो। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पर परमाणु के केंद्र पर नाभिक में स्थित होते हैं। जो प्रोटॉन के केंद्र और नाभिक में स्थित परमाणु जो नाभिक में। अगला सबसे लास्ट, एटलीस्ट लास्ट में बात करें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन कण उदासीन आवेशित होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.679 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन कण भी परमाणु के केंद्र नाभिक में स्थित होते हैं, ठीक है। जो है ये न्यूट्रॉन की बात की, उदासीन होता है, और ये 1.6 इंटू 10⁻27 होता है ना। तो ये चीजें थी। परमाणु से संबंधित कुछ अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट ने अलग अलग सिद्धांत, जैसे पहला आया था डाल्टन। डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट आया। डाल्टन ने बोला, सबसे पहले परमाणु का मॉडल जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया था। डाल्टन ने कहा कि एक परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसमें उपस्थित होते हैं। डाल्टन ने कहा कि उसके अनुसार परमाणु एक सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को हम लोग सूक्ष्मतम कणों में विभाजित भी नहीं कर सकते। अगला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब अलग अलग प्रकार के परमाणु मॉडल दिए थे। हाँ, जे जे थॉमसन के अनुसार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन अव्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं, है ना। इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन हल हलवे में मेवे की तरह या तरबूज में बीज की तरह उपस्थित होते हैं। अतः इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। थॉमसन ने ऐसा कहा कि जो हलवे में मेवे होते हैं ना भाई, पता ही नहीं चलता कितना मेवा रहता है उसमें, हम लोग को पता नहीं रहता, लेकिन कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो वो एक अव्यवस्था है बोला उसने। फिर रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की ज्यामिति का निर्धारण करने के लिए सोने की पन्नी में क्या किया, अल्फा बीटा, हाँ, अल्फा बीटा और गामा कणों की बौछार किया। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मतलब इसमें बताया है कि जैसे ही सीधे निकल गए तो हमको ये पता चला कि जो परमाणु होते हैं उसका आंतरिक भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हो गए, अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित अवस्था में पाए जाते हैं। भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10,000 अल्फा कणों में से एक कण पुनः उसी दिशा में वापस लौट आता है जो परमाणु के केंद्र की ओर प्रबल धनावेशित भाग में पाया जाता है। इसे नाभिक कहा जाता है। जो वापस हो गया टकरा के, वो क्या है,
नाभिक कहा गया उसे। नाभिक की भौतिकी जनक रदरफोर्ड ने को मान जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमपीपीएडी का, ठीक है। यदि ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक की ओर गिर जाएगा, जो संभव नहीं है। अगला सिद्धांत दिया बेटा फिर नील्स बोर ने। नील्स बोर ने फिर क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन तथा करता है तथा यह ऊर्जा स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई जाती है, ठीक है। एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, चीजें हो रही है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी ये थी कि यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यानी अलग अलग प्रकार से सिद्धांत बनाए गए और अलग अलग लोगों ने आकर के अपनी अपनी धारणा बताया और उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें बनी। डॉल्टन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये सारे लोग आए ने अलग अलग धारणा दी, फिर भी एग्जैक्टली कभी किसी ने बता नहीं पाया। उसके बाद आती है प्रमुख शब्दावली, जैसे कोष। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं कोष कहलाते हैं। मैंने अभी बताया नाभिक क्या होता है भाई, केंद्र होगा ना, परमाणु का नाभिक केंद्र होगा। केंद्र के चारों ओर में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या है सारे इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उसे हम लोग कोष कहते हैं। कोषों को KLmn से व्यक्त किया जाता है ना, KLmn। आवर्त के बढ़ने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। आवर्त जैसे ही बढ़ाए जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि। आवर्त मतलब बार बार रिपीट होना। प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण 2n² के आधार पर होता है, ठीक है। और फिर आता है बेटा उपकोष, SPDF। प्रत्येक कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण उपकोष में आधार पर किया जाता है। उपकोष सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। SPDF है ना, ये वहां भी बताया आपको, SPDF करके होते हैं 1s2 2s2। फिर P आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो सारी चीजें अभी देखेंगे। S में 2, P उपकोष में 6, D में 10 और एक उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। SPDF में S में जैसे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में क्या होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये मिलकर के क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का निर्माण। कोषों की संख्या बढ़ने पर उपकोष की संख्या में भी वृद्धि होती है। क्लियर है यहाँ तक? बात करें कोष, उपकोष और इलेक्ट्रॉन की संख्या की। कोष क्या है, के को S उपकोष में रखा गया, जो के में है S उपकोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। L में 2 उपकोष S और P दोनों रखा गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। M में है SPD 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें। N में है SPDF मतलब 32 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। O में जो है SPDF मतलब 32 आ जाते हैं। उसके बाद में आपका था बेटा परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तत्व का परमाणु क्रमांक कभी भी परिवर्तित नहीं होता, मतलब उसमें तत्व की संख्या जिस जगह पर है तो वो उसको गिन करके हम लोग जो प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग परमाणु क्रमांक। परमाणु भार, किस तत्व में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होती है दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाता है। ये परमाणु क्रमांक का दुगना हमेशा क्या होता है, एक चीज ये भी है कि परमाणु क्रमांक का दुगना ही क्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक है। अगला देखते हैं समस्थानिक तत्व। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जैसे पोटियम, हाइड्रोजन का प्रोटियम हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम हो गया और हाइड्रोजन का ट्राइट्रियम। जैसे 3 की घात लगा, अगर मान लो द्रव्यमान उसका जो है परमाणु भार 3 है तो ट्राइट्रियम, परमाणु भार 2 है तो ड्यूट्रियम और परमाणु भार 1 है तो प्रोटियम, है ना। ये सारे कार्बन में भी फिर अलग अलग चीज होती है। एकमात्र हाइड्रोजन के समस्थानिक का नामकरण पाया जाता है। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। सबसे अधिक समस्थानिक पोलेनियम PO धातु के 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा किसके होते हैं, पोलियम धातु के, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक कृत्रिम तत्व है, ठीक है। अगला देखिए नोट करके, कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है जिसके अंतर्गत जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव तत्व है, अतः इसका अर्ध आयु काल 5730 से 5700 वर्ष तक पाया जाता है। अर्ध आयु काल की बात करें, ठीक है, अभी पूरी नहीं। ग्रह व पत्थरों की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। अगला बेटा संभारिक। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन उनके द्रव्यमान की संख्या समान पाई जाती है, संभारिक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, संभारिक। अगला है सम न्यूट्रॉनिक तत्व। अगला क्या है, सम न्यूट्रॉनिक तत्व। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग पाई जाती है लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है समान होती है, सब न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं।
न्यूट्रॉन की संख्या जो है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर मान लो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो उसकी परमाणु संख्या जितनी है उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे किसको, परमाणु क्रमांक को, तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 चीजें हो गई। अगली बेटा क्वांटम संख्या। किसी भी परमाणु के कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या प्रकृति की स्थिति और ध्रुवण को दर्शाने के लिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। क्वांटम संख्या निम्न प्रकार की होती है, 4 प्रकार की आपकी क्या है, क्वांटम संख्या है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है, जब मुख्य क्वांटम संख्या एन, द्विघाती क्वांटम संख्या एल, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, चक्रण क्वांटम संख्या एस। ठीक है, तो ये क्वांटम संख्या हो गई। ठीक है बेटा, आपको ये इस तरीके से। फिर पाउली का अपवर्जन नियम दिया है। इस नियम के अंतर्गत एक कोष में पाए जाने वाले किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती, ये बताया पाउली ने। ठीक है, फिर बॉब का सिद्धांत, ये आपको नहीं पूछा जाता है ना, तो ये पढ़ लेना बस, ये पूछता नहीं है। फिर तत्वों का अवर्गीकरण, तत्वों का अवर्गीकरण भी किया गया, जो तत्व बने उनका। तो डाइबे राइनर नामक का जो सिद्धांत था इसने दिया। सन 1827 ईस्वी में सबसे सर्वप्रथम डाइबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। डाइबो राइनर ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। डाइबो राइनर ने ज्ञात तत्वों के तीन तीन के जोड़े बनाए, जिसे डाइबो राइनर त्रिक कहा गया। इसके अनुसार त्रिक के प्रथम व अंतिम तत्व का परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है। त्रिक सिद्धांत की कमियां ये थी कि यह सभी ज्ञात तत्वों के त्रिक नहीं बना पाया। मतलब मैंने 3-3 का जोड़ा बनाने की कोशिश किया, लेकिन कि फिर क्या हुआ, बहुत सारे तत्व ऐसे जिसमें 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा था। तो ये डाइबोन आयरन का देखे, कुछ ऐसे तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया जिसमें त्रिक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम बना। न्यूलैंड ने 1866 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। न्यूलैंड ने प्रकृति में ज्ञात तत्वों को उनके भौतिक गुण धर्म के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्यूलैंड के समय प्रकृति में केवल 56 तत्व ज्ञात थे। उस समय तक 56 तत्वों की खोज हुई थी बस, उसने ज्ञात किया। न्यूलैंड के समय प्रकृति में 56 तत्व थे। इसके अनुसार सारणी का प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ सामान्य भौतिक गुण दर्शाता था, कि मतलब जो पहला तत्व वो रखता था, मतलब पहला तत्व रखता था और यहाँ पर 7 तत्व बीच में रखता था, और ये जो 8वां तत्व था, ये दोनों की जो प्रकृति होती थी, इनके जो भौतिक गुण धर्म होते थे समान होते थे, जो न्यूलैंड ने कहा। लेकिन फिर देखा आगे तो भाई 57 ही तत्व निकले। 57 में कितना है, वो 10 तो बना ही नहीं पाया था न्यूलैंड का भी। फिर न्यूलैंड की कमी क्या हुई कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसमें कैल्शियम तक वो लागू ही नहीं होता था, कैल्शियम में वो लागू ही नहीं होता था। अगला क्या, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस की खोज करने के बाद 9वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत गलत सिद्ध भी हो गया। न्यूलैंड का मैं बता रहा ना कि 57 तत्व थे, अब वो बोलता था कि भाई इसकी प्रकृति जैसी होगी वो सामने वाले जो 9वां तत्व होगी उसकी भी प्रकृति, लेकिन फिर ऐसा हुआ ही नहीं और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है था। फिर उसने करने की कोशिश किया तो ठीक है। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का श्रेय डाइबो नायरन को प्राप्त हुआ। सबसे आवर्त सारणी के निर्माण के लिए मेंडलीफ या मेंडलीफ कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना, अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पहले हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी का यूज किया, फिर हमने हाँ अभी आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने डाइबो नायरन व न्यूलैंड्स की कमियों को पूरी करते हुए अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर किया। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के समय प्रकृति में 63 तत्व पाए गए थे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त बनाए। वर्ग मतलब ये जो खड़े वाले इनको वर्ग कहते हैं, और आवर्त मतलब इस तरीके से आवर्त बनाए जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां अगर देखें तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणियों में तत्वों को समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। ठीक है, मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को भौतिक गुणधर्म के आधार पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रख दिया, जैसे कोबाल्ट 58.9, निकिल 58.7 ऐसा रख दिया था। मेंडलीफ हाइड्रोजन के समान के स्थान का निर्धारण नहीं कर पाए थे, है ना, जो हाइड्रोजन का जो स्थान था, हाइड्रोजन का स्थान भी उन्होंने निर्धारण नहीं किया था। फिर आई बेटा आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आई हेनरी मोजले ने दी, जो आज हम लोग जो करंट में पढ़ते हैं, जो नीट वाले स्टूडेंट्स, जो एई वाले स्टूडेंट्स जो आज करेंटली पढ़ते हैं आवर्त सारणी, वो पढ़ते मोजले की। तो इसमें क्या हुआ, 1913 में हेनरी मोजले ने मेंडलीफ की कमियों की पूर्ति करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। मोजले के सामान्य समय आवर्त सारणी में 103 तत्व ज्ञात थे। मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया, है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर। मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये चीज उसने बताया।
फिर ये मोज़ले की आवर्त सारणी थी। अब ये आवर्त सारणी आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आवर्त सारणी जिसमें हाइड्रोजन पहला तत्व था, हाइड्रोजन, फिर हीलियम आया तो वहां पर हीलियम था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे आवर्त सारणी थी, है ना। तो इसको आप लोग उसमें देख लीजिएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। सिलिकॉन अद्वितीय का प्रयोग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण के लिए किया जाता है। फिर मोस्ले की आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त में वर्गीकृत किया गया। मोस्ले में समस्थानिकों को आवर्त सारणी के स्थान दिए गए तथा हाइड्रोजन तत्वों को एक निश्चित स्थान दिया गया। ठीक है, मोस्ले ने संपूर्ण आवर्त सारणी को निम्न 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया। एसपीडीएफ, वही बताया मैंने, एस में एसपीडीएफ तत्व, जैसे एस ब्लॉक में जो है 4 धातुओं और 4 मृदा धातुओं को रखा गया। पी ब्लॉक में क्या किया, अधातु और उपधातुओं को रखा। ठीक है, 13 से 18 तक के जो है पी धातु में आते थे। फिर डी ब्लॉक किया, डी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में संक्रमण धातुओं को रखा गया। संक्रमण धातु जो भी होती थी वो डी ब्लॉक में आती थी। 3 से 12 वर्ग के तत्वों में सम्मिलित किया गया था। 3 से 12 वर्ग, इस ब्लॉक में 40 तत्व रखे गए। मोजले में जो डी ब्लॉक थे उसमें 40 तत्व थे। तो आपको पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में 4 धातुएं थी, पी ब्लॉक में अधातु और उपधातुओं को रखा, डी ब्लॉक में संक्रमण धातु को रखा और एफ ब्लॉक में क्या किया, रेडियो एक्टिव तत्वों को रखा। इस ब्लॉक में आवर्त सारणी के अलग अलग रखा गया। इस ब्लॉक में 28 तत्वों को रखा गया जो एफ थे। ब्लॉक में लेथेनाइट श्रेणी और एक्टेनाइट श्रेणी दोनों अलग अलग प्रकार से बनाई गई। ठीक है, आवर्त सारणी की जो विशेषता थी, बाईं से दाईं ओर जाने पर, है ना, जो है परमाणु त्रिज्या में क्या डिफरेंस आया, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर दुर्बल नाभिकीय बल का मान बढ़ जाता था। आयनिक ऊर्जा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है आयन ऊर्जा का मान बढ़ता रहा। परमाणु के संयोजी कोष बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को त्यागने प्रदान करने की ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती थी। इलेक्ट्रॉन भित्ति या बंधुता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता गया। धात्विक प्रकृति आवर्त सारणी में बाईं से और दाईं जाने पर धात्विक प्रकृति भी घटती गई, जबकि अधात्विक गुण बढ़ते गए। क्षारीयता, है ना, क्षारीयता भी में आवर्त सारणी में बाईं से और जाने पर क्षारीय गुण घटता रहा, संयोजकता कम होती गई, है ना। ऊपर से नीचे आने पर क्या हुआ, परमाणु आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु आकार में वृद्धि हुई। आयनन ऊर्जा का मान कम हुआ। नीचे फिर जो है धात्विक प्रकृति बढ़ती गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आवर्त सारणी के, इनको आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखें। आवर्त सारणी में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आवर्त सारणी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 98 है। कृत्रिम तत्वों की संख्या 20 है। प्रथम कृत्रिम तत्व जो है पोलेनियम है। आवर्त सारणी में कुल धातु तत्वों की संख्या 90 है। आवर्त सारणी में कुल उपधातु संख्या जो है 7 है ना, उपधातु जो है। आवर्त सारणी में कुल अधातु तत्वों की संख्या 21 है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी की हल्की गैस जो है हीलियम है। आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व ओस्मियम है, हल्की, अच्छा, भारी धातु। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला अधातु फ्लोरीन है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव धातु सीजियम है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील तत्व सीजियम है। ठीक है, ये चीज। आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम है। ठीक है, आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु सोडियम है ना, जो मुलायम धातु की अगर मैंने बात की तो सोडियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व प्लूटोनियम है। आवर्त सारणी में एकमात्र दो, हाँ, विषैला तत्व क्या है, प्लूटोनियम है। आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु द्रव ब्रोमीन है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक आधात वर्धनी तन्य धातु सोना है। प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी गैस जिनॉन। कृत्रिम रूप से सबसे भारी गैस रेडॉन है। मिट्टी के तेल केरोसिन सुरक्षित धातु में सोडियम पोटेशियम से होता है। प्रकृति में सबसे कठोर धातु हीरा है ना। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैसीय तत्व ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय तत्व नाइट्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैसीय तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तत्व एल्यूमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी की खनन से अधिक प्राप्त धातु आयरन है। और अर्धचालकों में प्रयुक्त होने वाला जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये आवर्त सारणी में इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और एक बार याद रखना है। जितना हम तो पता ही रहे हैं। वैसे इस क्लास के बाद केमिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं फॉर द पीएटी एग्जामिनेशन, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, कार्बन और उनके यौगिक। कार्बन क्या है, कार्बन के कौन कौन से यौगिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है आवर्त सारणी में। ठीक है, कार्बन की एक अलग सी दुनिया है। तो इसके कार्बन की संयोजकता की बात करें तो +-4 होती है।
ठीक है। कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। कार्बन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित तत्व जिनका कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। कार्बन आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु चालक तत्व है। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के संयुक्त होकर खुली व बंद संरचना का निर्माण करता है, जिसके कारण कार्बन के सबसे अधिक ज्ञात यौगिक पाए जाते हैं। श्रृंखलन का गुण भी इसी में पाया जाता है। हीरे का गलनांक 350 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कार्बन के अप्रूप। कार्बन के जो अप्रूप हैं ये सब क्रिस्टलीय अप्रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा जो है क्रिस्टलीय अप्रूप है, ग्रेफाइट जो है क्रिस्टलीय अप्रूप है, अपर रूप है ना, फुलरीन है, ग्रेफीन है, ये सारे क्या है कार्बन के अपर रूप हैं। इसी के बाद में अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो कोयले के प्रकार जैसे कोयला हो गया, ये अक्रिस्टलीय, इसमें कार्बन की निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है ना, जैसे चोर चारकोल और कोक आते हैं, ये सारे क्या है ये अपर रूप है, मतलब अक्रिस्टलीय, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं। फिर जैसे कोयले के प्रकार की बात करें तो एंथ्रेसाइट 94% से 98% तक का इसमें पाया जाता है कोयला, कार्बन पाया जाता है। तो यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है जिसका उपयोग परमाणु विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। फिर आता है ब्यूटीमेंस, 76 से 88% इसमें कार्बन होता है, यह घरेलू उपयोग में काम आने वाला कोयला है। फिर आता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, स्प्रेकोन डिस्पेंसर, रेफ्रिजरेटर, हेयर स्प्रेयर वगैरह में इसका यूज किया जाता है, एसी में। ओजोन परत को परमाणु ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है लिग्नाइट, 66 से 70% होता है, ये कोयला राजस्थान राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है पीट, पीट में भी कार्बन जो है 36% से 45% होता है, ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। जो पीट होता है वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। जब कोयले को वायु के अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो द्रवित पदार्थ का निर्माण होता है जिसे चारकोल कहा जाता है, तथा द्रवित पदार्थ के अतिरिक्त शेष बची अशुद्धि को कोक कहा जाता है ना। जो कोक होता है कोयले का ही अपमार्जक है, कोयले की ही चीजें हैं। इनको जब चीजों में डिफरेंस किया जाता है, जब इनमें आपको पता चल रहा होगा चीजें हो दी जाए। अगला देखेंगे बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। जब कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता क्लोरोप्रीन या फ्लोरीन से पूर्ण करता है तो बनने वाला उत्पादक फ्रियोन कहलाता है। फ्रियोन का उपयोग एसी और फ्रिज में प्रतिशत के रूप में, मतलब ठंडा करने के लिए किया जाता है। फ्रियोन का नामकरण XYZ है। एक्स जो है कार्बन की संख्या दर्शाता है जिसमें एक हो गया है, वाई जो है हाइड्रोजन की संख्या दर्शाता है +1, जेड जो है फ्लोरीन की संख्या दर्शाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करती है, अतः ओजोन परत के क्षम का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC को माना जाता है। वर्तमान समय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर HFC गैस, हाइड्रोफ्लोरिक गैस जो है इसका को काम में लाया जाता है। निम्न में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का घटक नहीं है, तो क्या है, ब्रोमीन इसका घटक नहीं है। अगली बात करें बेटा साबुन। साबुन जो है उच्च अवसीय अम्लों का सोडियम वो पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन के निर्माण के लिए साबुनीकरण करके एक क्रिया होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सह उत्पाद के निम्न में ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं, जैसे CH C15S34 COOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का निर्माण करता है और